चलिए आज चलते हैं 18वीं सदी के बंगाल में। एक ऐसी जमीन जिसे राष्ट्रों का स्वर्ग कहा जाता था, मतलब अपनी दौलत और शानो शौकत के लिए दुनिया भर में मशहूर। लेकिन यही समृद्धि बहुत जल्द एक ऐसे बड़े बदलाव का सेंटर बनने वाली थी जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर लिखने वाला था। बंगाल की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 खास हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे इसके सुनहरे दौर की, फिर उस एक लड़ाई की जिसने सब कुछ बदल दिया, और फिर देखेंगे कि कैसे गुलामी के दौर से ही एक नई सोच और राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया। तो चलिए सबसे पहले उस दौर की बात करते हैं जब बंगाल को मुगलों के राज में राष्ट्रों का स्वर्ग कहा जाता था। ये अंग्रेजों के आने से ठीक पहले का बंगाल था, एक ऐसा वक्त जिसे इतिहास में इसका गोल्डन एज भी कहा जाता है। जरा इस आंकड़े को देखिए। 18वीं सदी की शुरुआत में डच लोग एशिया से जितना भी सामान खरीदते थे उसमें से 40% हिस्सा अकेले बंगाल से जाता था। ये नंबर हमें बताता है कि बंगाल सिर्फ एक सूबा नहीं था, बल्कि उस जमाने की ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पावर हाउस था। बंगाल की ये बेहिसाब दौलत एक चुंबक की तरह थी। यूरोप के कोने कोने से व्यापारी और कंपनियां इसके किनारों पर खिंची चली आ रही थीं। हर कोई इस सोने की चिड़िया से अपना हिस्सा चाहता था। इस दौर में सत्ता का खेल लगातार बदल रहा था। मुगल शासन की पकड़ कमजोर हो रही थी, यूरोपीय कंपनियां अपनी बस्तियां बना रही थीं और बंगाल को एक तरह की आज़ादी भी मिल गई थी। लेकिन ये सारे छोटे बड़े बदलाव एक ही साल की तरफ इशारा कर रहे थे, 1757। एक ऐसा साल जो सब कुछ बदलने वाला था। ये तस्वीर हमें उसी गोल्डन एज की एक झलक देती है, एक ऐसी दुनिया जो अपनी कला, दौलत और ताकत के शिखर पर थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बड़ा तूफान भी तैयार हो रहा था। और अब हम आते हैं उस एक घटना पर जिसे इतिहासकार सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं, प्लासी का युद्ध। ये सवाल ही प्लासी के युद्ध की पूरी कहानी है। एक तरफ हजारों की तादाद में सैनिक और दूसरी तरफ मुट्ठी भर सिपाही। तो फिर ये नामुमकिन काम मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब मैदान में कम और साजिशों में ज्यादा छिपा है। मतलब कागज पर अगर देखें तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना के सामने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी सेना कहीं नहीं टिकती थी। तारीख, जगह और नतीजा ये सब तो इतिहास में साफ साफ दर्ज है, लेकिन इस युद्ध का असली राज मुख्य कारक वाले कॉलम में छिपा है। एक ऐसा धोखा जिसने लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसका नतीजा तय कर दिया था। तो हुआ ये कि ये जंग तोपों और तलवारों से नहीं बल्कि एक साजिश से जीती गई। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब की सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया और मीर जाफर ने अपनी विशाल सेना को लड़ने का हुक्म ही नहीं दिया। ये बहुत बड़ा धोखा था। प्लासी की जीत ने सिर्फ एक लड़ाई खत्म नहीं की, बल्कि इसने बंगाल के लिए एक बिल्कुल नए औपनिवेशिक दौर की नींव रखी। एक ऐसा दौर जिसने इस इलाके की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। इसका असर तुरंत और बहुत भयानक हुआ। नवाब अब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गया और बंगाल का सारा खजाना कंपनी के साम्राज्य को और बड़ा करने में इस्तेमाल होने लगा। जो कंपनी व्यापार करने आई थी, अब वो इस इलाके की असली शासक बन गई थी। लेकिन यहीं एक अजीब बात हुई। गुलामी और शोषण के इसी अंधेरे दौर से एक नई बौद्धिक जागृति की रोशनी निकली, जिसे हम बंगाल नवजागरण कहते हैं। ये नवजागरण एक तरफ तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक रिएक्शन था, पर इसे हवा मिली खुद अंग्रेजों की लाई हुई पश्चिमी शिक्षा और नए विचारों से। बंगाल के लोगों ने इन विचारों को अपनाया और उन्हें अपनी ही सामाजिक बुराइयों पर सवाल उठाने के लिए एक हथियार बना लिया। इस आंदोलन की मशाल थामी थी राजा राम मोहन रॉय जैसे महान विचारकों ने। उन्होंने सती प्रथा जैसी क्रूर परंपराओं को सीधी चुनौती दी और तर्क और आधुनिक सोच पर आधारित समाज की बात की। इन सुधारकों ने समाज की गहरी जड़ों में बैठी समस्याओं पर सीधा हमला किया। जाति पाति की जंजीरों को तोड़ने से लेकर हर किसी तक शिक्षा पहुंचाने और बिना सोचे समझे मानी जाने वाली परंपराओं पर सवाल उठाने तक वे एक नए मॉडर्न भारत की नींव रख रहे थे। और ये नवजागरण सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं था। बेगम रुकैया जैसी हिम्मत वाली मुस्लिम महिलाओं ने भी इसमें एक बहुत जरूरी भूमिका निभाई। उन्होंने औरतों की पढ़ाई के लिए आवाज उठाई और अपनी कलम के जरिए समाज की पुरानी सोच को चुनौती दी।
नवजागरण से जो बौद्धिक चिंगारी निकली थी वो जल्द ही एक राजनीतिक आग में बदलने वाली थी। विचारों का ये आंदोलन अब एक्शन के आंदोलन में बदल रहा था, और ये था भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रवाद के इस विचार को आम लोगों तक पहुंचा दिया। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा था, अंग्रेजी सामानों और संस्थानों का बहिष्कार करो और अपनी चीजें, अपने स्कूल, अपने उद्योग बनाओ, मतलब आत्मनिर्भर बनो। ये आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह की आज़ादी के लिए एक साफ सुथरा प्लान था। हेनरी डेरोजियो की ये एक लाइन उस पूरे दौर की आत्मा को पकड़ लेती है, जो तर्क नहीं करेगा वो कट्टर है, और जो सवाल नहीं करता वो गुलाम है। तर्क करने और सवाल पूछने की यही हिम्मत आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत बनी। तो बंगाल की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सरहदों पर या मैदानों में नहीं लड़ी जाती। इसकी असली शुरुआत होती है किताबों में, क्लासरूम्स में, और उन लोगों के दिमाग में जो चुपचाप सब कुछ मान लेने के बजाय सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं। बंगाल से निकली यही एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आज़ादी की आग जला दी।